नमस्ते। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत की पहचान है, रतन टाटा। 86 साल की उनकी जिंदगी किसी ग्लोबल मेगा आइकन की कहानी से कम नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गंवाएं उनके इस बेजोड़ सफर और उनकी बनाई हुई इस शानदार विरासत को करीब से समझते हैं। आपने शायद उनका वो बहुत ही मशहूर कोट सुना होगा, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और उन्हें सही साबित करता हूं। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं हैं, बल्कि ये उस निडर और दमदार लीडरशिप को दिखाते हैं जिसने बड़ी ही खामोशी और प्लानिंग के साथ एक नेशनल कंपनी को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल कर रख दिया। अब अगर आपको लगता है कि उनका ये सफर सीधे किसी आलीशान बोर्डरूम से शुरू हुआ था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी शुरुआत असल में बहुत ही ग्राउंडेड थी। 1955 में अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद 1962 में उन्होंने टाटा मोटर्स, जिसे तब टेन्को कहते थे, के शॉप फ्लोर पर काम किया। जरा सोचिए, पूरे 6 महीने उन्होंने एक आम वर्कर की तरह भट्टी के पास चूना पत्थर और फावड़े उठाने का थका देने वाला काम किया, बस इसलिए ताकि वो कंपनी की जमीनी हकीकत को समझ सकें। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप के भविष्य का जो पूरा ब्लूप्रिंट था ना, वो किसी ऑफिस में नहीं बल्कि एक बहुत ही मुश्किल और इमोशनल दौर में लिखा गया था। बात 1983 के आसपास की है। रतन टाटा न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में अपनी कैंसर पीड़ित मां की देखभाल कर रहे थे। उस भारी तनाव और दुख के बीच उन्होंने वो स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार किया जिसने आगे चलकर पूरे ग्रुप की दिशा ही बदल दी। इसे ही कहते हैं असल मायनों में मुश्किलों को अपनी ताकत बनाना। और इस विजन का रिजल्ट क्या निकला? उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 1 या 2 गुना नहीं बल्कि पूरे 40 गुना बढ़ गया। जी हां, 40 टाइम्स। और ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये ग्रोथ आई टिटली और कोरिस जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को खरीदने के उनके उन बेहद साहसिक ग्लोबल फैसलों से। अब बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के सबसे बड़े और यादगार टर्नअराउंड की। ये कहानी वाकई कमाल की है। 1999 में जब रतन टाटा अपनी घाटे में चल रही कार कंपनी बेचने फोर्ड के पास गए थे, तो फोर्ड के अधिकारियों ने उनकी टीम का काफी अपमान किया था। पर ठीक 9 साल बाद 2008 में बाजी पूरी तरह पलट गई। उन्होंने उसी फोर्ड कंपनी से उनके मशहूर लेकिन डूबते हुए ब्रांड जागवार लैंड रोवर यानी JLR को खरीद लिया और उसे एक बिल्कुल नई जिंदगी दी। क्या गजब का कमबैक था ये। और पता है इस एक्विजिशन की कीमत क्या थी? पूरे $2.3 बिलियन। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरी डील कैश में की गई थी। ये साफ दिखाता है कि रतन टाटा अपने ब्रांड को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने के लिए कितने बड़े लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेने का हौसला रखते थे। लेकिन उनके ये बोल्ड फैसले सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स या अमीर लोगों तक ही सीमित नहीं थे। एक बार भारी बारिश के दौरान उन्होंने एक 4 लोगों के परिवार को स्कूटर पर फिसलते हुए देखा। इस छोटी सी लेकिन खतरनाक घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और इसी एम्पैथी ने उन्हें आम लोगों के लिए एक सेफ और सस्ती कार बनाने का आइडिया दिया। और उसी विजन का नतीजा थी टाटा नैनो। सिर्फ 1 लाख रुपए की कीमत। ये अपने आप में एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जहां फोकस सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन पर नहीं बल्कि आम लोगों की जरूरतों, उनकी सुरक्षा और उनके सपनों को पूरा करने पर था। उन्होंने साबित कर दिया कि बिजनेस में दिल का होना भी उतना ही जरूरी है। तो आखिर उनकी इस असाधारण सफलता के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी? हाल ही में हुए PMAPS के एक एनालिसिस ने बताया कि उनकी कामयाबी के पीछे बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स का बहुत बड़ा हाथ था, यानी ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और सबसे जरूरी चीज इमोशनल स्टेबिलिटी। उनकी एम्पैथी और इसी इमोशनल बैलेंस ने उनके बड़े और एग्रेसिव बिजनेस फैसलों को हमेशा एक मजबूत आधार दिया। वैसे किसी भी लीडर के असली कैरेक्टर की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है ना? और उनके लिए वो वक्त था 2008 का मुंबई आतंकी हमला। उस दौरान वो खुद पूरे 3 दिन और 3 रात ताज होटल के बाहर फुटपाथ पर डटे रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी पक्का किया कि जिन कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों को रिटायरमेंट की उम्र तक पूरी सैलरी मिलती रहे। और तो और आम लोगों की मदद के लिए उन्होंने एक पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट भी बना दिया। आगे देखें तो उनकी कहानी यही नहीं रुकती। 2012 में चेयरमैन पद से ऑफिशियली रिटायर होने के बाद भी उनकी वो नई चीजें सीखने की जो ललक थी ना, वो कभी कम नहीं हुई। उन्होंने अपस्टॉक्स और ओला इलेक्ट्रिक जैसे कई युवा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया और उनके लिए एक बेहतरीन मेंटर भी बने। उनके बनाए हुए इस अनोखे बिजनेस स्ट्रक्चर को समझना बहुत दिलचस्प है।
उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ग्रुप की जो अपार संपत्ति है वो बिना किसी भेदभाव के हमेशा लोगों की भलाई के काम आती रहे। आप खुद देखिए, टाटा सन्स की 66%, जी हां, 66% की भारी भरकम हिस्सेदारी चैरिटेबल ट्रस्ट्स के पास है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनके लिए बिजनेस का असली मकसद समाज की भलाई ही था। कॉरपोरेट की चकाचौंध से दूर एक और चीज थी जो उनके दिल के बहुत करीब थी, बेजुबान जानवर, खासकर आवारा कुत्ते। और उनका ये प्यार उनके जीवन के आखिरी बड़े प्रोजेक्ट में साफ दिखा। मुंबई में 125 करोड़ रुपए की लागत से बना 98,000 स्क्वायर फीट का एक शानदार एनिमल हॉस्पिटल। ये अस्पताल जानवरों के लिए 24 घंटे इमरजेंसी केयर, आईसीयू और हर तरह की एडवांस्ड मेडिकल सुविधा देता है। आखिर 86 साल की उम्र में उन्होंने ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया? इसका जवाब उनके ही इन दिल छू लेने वाले शब्दों में है। हर बार जब मेरा कोई पालतू जानवर दुनिया छोड़ता है तो एक ऐसी उदासी होती है जिसे बयां नहीं किया जा सकता। कुछ साल पहले वो अपने एक पालतू कुत्ते को जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए विदेश ले गए थे, पर देर होने की वजह से सर्जरी हो नहीं पाई। उसी दर्द ने उन्हें भारत में एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाने के लिए प्रेरित किया ताकि किसी और बेजुबान जानवर को इस बेबसी का सामना न करना पड़े। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे अहम बात हमें समझनी है वो ये है कि हम रतन टाटा के जीवन के इस ब्लूप्रिंट पर जरा गहराई से विचार करें। हम जो भी फैसले आज ले रहे हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, वो कल के लिए किस तरह की विरासत तैयार कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।